स्वागत है आपका के टू जेड में। और पूरा दिन आप लोग का इंतजार है कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है उसके बारे में। सबसे पहले अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप लिख दीजिए। और उसके बाद ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, खास करके कल आप जिनका सोशल साइंस का एग्जाम है और आपको पता है कि हम सोशल साइंस ही पढ़ाते हैं, तो आपको इस वीडियो को आपको एकदम लास्ट तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हाँ, भले आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ा लीजिएगा तो आपका टाइम बचेगा। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन एकदम आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा, और बाकी जितना नंबर आपको चाहिए एकदम 80 में 80 चाहिए तो मेरा ही वीडियो से आपको प्ले लिस्ट में जाना है। के टू जेड का वीडियो में जाइए, आप वीडियो को जब टच करिएगा सारा वीडियो तो बगल में प्ले लिस्ट लिखा रहेगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो सोशल साइंस क्लास 10 का एकदम सबसे नीचे में जाइएगा, क्लास 10 सोशल साइंस का 40 वीडियो बना हुआ है और एक वीडियो इसको अपलोड करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो 41 वीडियो अगर आप स्पीड बढ़ा करके देख लिए 4-5 घंटा में खत्म हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आपका 80 में 80 नंबर जो बनाने के लिए जितना क्वेश्चन चाहिए आपको सारा मेरा वीडियो से मिल जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ये भी मना नहीं करेंगे आप नहीं पढ़िए, आप अदर जगह से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन स्पीड बढ़ा करके कम से कम 3-4 घंटा मेरा वीडियो को देख लीजिए और सुन लीजिए। सिर्फ सुनने पर कोशिश कीजिए, याद करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मेरा बात जो आप सुनेंगे ना, कल एग्जाम में आप जाएंगे और जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपका मेरा बात याद आएगा और ऑप्शन हिट करेगा। तो आप ऑब्जेक्टिव में तो एकदम 80 में 40 बनाना रहेगा तो 40 के 40 मिल जाएगा। सब्जेक्टिव में बस आपको ध्यान से सुन लेना है, और सोशल साइंस में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं। डेट वेट को थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, याद रहेगा तो, और बाकी नहीं भी याद रहेगा तो आप ब्लू पेन से उपयोग करेंगे और ब्लैक पेन का उपयोग करेंगे। जो याद रहेगा उसको ब्लैक पेन से दिखा दीजिएगा, नहीं तो फिर ब्लू पेन से ही लिख दीजिएगा। तो ठीक है, हम लेट नहीं करते, लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि काफ़ी जरूरी है आप सभी के लिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था? तो देखिए, सबसे पहला क्या हुआ कि 1970 के दशक में हुआ था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं जानना है क्योंकि और चीज़ सुनना है, क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है कि जन आक्रोश क्यों हुआ था। तो पहली बार 1975 में आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा लगाया था। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता आपातकाल किनके द्वारा लगाया था, तो इंदिरा गांधी द्वारा लगाया था 1975 में। हुआ क्या था कि बिहार में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक जन आक्रोश आंदोलन किया गया था, जो दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और 1977 में हुआ था। और पहली बार 1977 में जब चुनाव हुआ था 75 का अथी के बाद जो लगाया गया था आपातकाल, उसके बाद तो पहली बार कांग्रेस का सरकार हट गया था और दूसरा मोरारजी देसाई सरकार बने थे, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। और 1977 में आम चुनाव किस पार्टी के बहुमत मिला था? तो वही यहाँ पर जनता पार्टी सरकार जीत गई थी और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई बने थे। और चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए किससे नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, आर्थिक शोषण के मुक्ति से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। तो आप इसमें से ऐसा ऑप्शन देगा तो देख लिया कांग्रेस पार्टी का विरोध से इसमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है दलित पैंथर का कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? हम पढ़ा चुके हैं, दलित सेना का एक गठन था। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन में प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत अभी भी है। ताड़ी विद्रोह आंदोलन कब चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था, इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए ताड़ी विद्रोह आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में चलाया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य हुआ नेल्लोर जिला में, वहाँ के महिलाओं द्वारा चलाया गया था 1992 में। कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो छूटेगा आपसे नहीं। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। और गुजरात और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना में सरदार सरोवर बांध भी इस पे बना हुआ है, तो नर्मदा घाटी पे। तो ये सब जो हम बोल रहे हैं अलग से, उसको भी आप ध्यान से सिर्फ सुनते चलिए, याद करने की कोशिश मत करिए, बस सुन ले चलिए, क्या हो जाएगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए आंदोलन का शुरुआत हुआ था राजस्थान से, और सबसे पहले सूचना का अधिकार आया था तमिलनाडु में। सूचना का अधिकार संबंधी कानून बना था 2005 में। और नेपाल में सब दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना था। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में जो वृद्धि हो गया था उसको लेकर के। और श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। राजनीतिक दल का आयस है कि व्यक्तियों के समूह से, राजनीतिक दल का आयस व्यक्तियों के समूह से है। और निम्नलिखित में से कौन प्रमुख उद्देश्य प्रयास सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सब राजनीतिक दल जितने भी हैं सब सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश से पड़ा? तो ब्रिटेन से ही शुरू हुआ है राजनीतिक दल का नींव। और निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं करता है? तो राजनीतिक दल अफसर का बहाली वाला काम नहीं करता। चुनाव लड़ेगा, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य करेगा, सरकार का आलोचना करेगा, लेकिन यह अफसर का बहाली वाली सब राजनीतिक दल नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो देखिए इसमें से सब मेल खाता है, सिर्फ देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल का बाधा उत्पन्न करना ये मेल नहीं खाता है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो देखिए बांग्लादेश में, भारत में, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन पाकिस्तान में एक दलीय वो लोग। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो जो बहुदलीय व्यवस्था रहेगा उसमें जरूर गठबंधन की सरकार बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर सरकार चलाते हैं। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो निर्णय प्रक्रिया में सरकार के द्वारा सबकी सहमति लेना यह आवश्यक नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है। देखिए, राजनीतिक दलों के भीतर समय समय पर संगठित चुनाव नहीं होना, ये सब चुनौती है, ये बाकी सब चुनौती है, लेकिन चुनौती नहीं है पूछ दिया है। तो जब नहीं पूछ दिया है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक बार हम आपको पेन से कलर करके दिखा दे रहे कि जैसे ही नहीं बोलेगा ना, आप एकदम ध्यान रखिएगा, आपके पास ये नहीं बोल दिया है तो नहीं वाला ध्यान रखिएगा, तो वही ध्यान रखना, नहीं तो है वाला लग जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो नहीं बोला तो आप देखिएगा, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये राजनीतिक दलों का चुनौती नहीं है। दल बदल कानून जो है लागू होता है सांसदों और विधायकों पर, ये क्वेश्चन बार बार आता है, आने का चांस है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह जो देता है निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो बोला राष्ट्रीय दल नहीं है। तो देखिए, अभी के हिसाब से ऑप्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, ये सब राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन बोलेगा ना, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, आज कल राष्ट्रीय जनता दल भी क्षेत्रीय पार्टी हो गई। उस एक समय था कि अच्छा सीट लाती थी दूसरे राज्य में, लेकिन अभी ये भी नहीं ला रही है। तो जो अपने राज्य में लड़े वो क्षेत्रीय पार्टी, जो पूरा देश में लड़े वो राष्ट्रीय पार्टी। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? तो 1999 में। अभी जनता दल यूनाइटेड का ही सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार बीजेपी से मिलकर बनाई हुई है। अच्छा देखिए, किसी चुनाव चिन्ह भी पूछ सकता है किसका क्या क्या है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी का ना साइकिल है, सा से समाज, सा से साइकिल, ऐसे याद रखिएगा। और राजद जो लालू यादव का पार्टी है, जिसका अभी तेजस्वी यादव अध्यक्ष है, तो उसका लालटेन छाप है। लोजपा जो रामविलास पासवान है वो अभी बंगला हट गया है, अभी उसका हेलीकॉप्टर हो गया। तो लोजपा रामविलास है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से जाना जाएगा। बंगला की जगह पे हेलीकॉप्टर आ गया, तो अगर दे देगा तो ध्यान रखिएगा अभी हेलीकॉप्टर हो गया वो। और जेडीयू का जो है तीर छाप है। कांग्रेस पार्टी को एनडीए, भारतीय जनता पार्टी को यूपीए, कम्युनिस्ट पार्टी को थर्ड फ्रंट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है। बिहार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा, यह अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया, आप लोग को पता होगा। नए 20 सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? तो अभी देखिएगा 90 करोड़ पार कर गया है, लेकिन आप एक बार इसका कंफर्म आंसर कर लीजिएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद का जो हो कुपरिणाम क्या है कि अपने क्षेत्र से ज़्यादा लगाव हो जाता है और उसी के बारे में ज़्यादा सोचेगा और अलगाववाद भी हो जाता है। अब इसमें से रिक्त स्थान का पूर्ति करने के लिए भारतीय लोकतंत्र कैसा है? तो प्रतिदिनात्मक है कि एकात्मक है? तो ऐसा ऑप्शन वाला रहेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो आप देख करके टिक कर लिएगा, यहाँ पर एकात्मक हो जाएगा। न्यायपालिका में तो सत्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए। भारतीय राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग की गई है। और वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली अभी लोकतंत्रात्मक हो गया है। और 15वीं लोकसभा में चुनाव में यूपीए द्वारा तो उस समय 265 सीट लाया गया था। और इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न सारा आप मेरा प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, सारा किया हुआ है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे डीजल हो, जो एक बार जलाने के बाद दोबारा उपयोग लायक नहीं रह जाता, फिर जिसको बनने में हजारों साल लगते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। और जिसको बार बार उपयोग कर सकते हैं वो नवीकरणीय होते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है ये पुनःपूर्ति योग्य है। और तट रेखा कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा पर करते हैं? तो 200 नॉटिकल माइल्स। और इसको डाकू कर्तव्यता का संबंध है संसाधनों के अनियोजित वियोजन से। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, संसाधनों का अनियोजित वियोजन से। और समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा नीति है? तो देखिए ऑप्शन आप देख लीजिएगा, 19.2 किलोमीटर दिया रहेगा या 21 भी दिया जा सकता है। कहा कि अगर वो माइल में पूछेगा ना तो माइल में कम हो जाता है, माइल में 12 किलोमीटर हो जाता है और किलोमीटर में बढ़ जाता है। तो 19 से 21 के बीच में रहेगा ऑप्शन में। उसके बाद देखिए फोटो लेने में थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन मेरे पास टाइम का बहुत कमी आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम करेंगे जरूर। तो आप लोगों को जैसे क्वेश्चन मिल रहा है बस आप सुन करके इसको याद करने का कोशिश करिए, क्योंकि हर हालत में परीक्षा को पास करना और अच्छे नंबर से पास करना है। तो पंजाब में जो है भूमि सिंचाई का जो कारण हो रहा है कि भूमि में निम्नीकरण कम जो उपजाऊ हो रहा है, उसका कारण है अधिक सिंचाई। ज़्यादा सिंचाई करने के कारण भूमि से मतलब कि फसल कम होने लगता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन आया था, अब फिर से आने का चांस है। मरुस्थलीय मृदा विस्तार निम्न से कहाँ है? तो राजस्थान में। और मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन को कहते हैं एड्रीन। और काली मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी को रेगुन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मतलब ज़्यादा जल के कारण ऊपर से देखने से पृथ्वी नीला नीला दिखता है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में? तो कुल जल का 96.6% बोल सकते हैं, मतलब 3% ही हम लोग के पास जल है, बाकी सब महासागर में। देश के बांधों को किसने महारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को बांधों को भारत का मंदिर कहा था। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? तो 65%। और बिहार में
अति जल मतलब ज़्यादा जल निकालने के कारण जमीन से जल में आर्सेनिक का मात्रा बढ़ जा रहा है, इसीलिए सबका दांत तो पीला होते जा रहा है ना। ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुन लीजिए, निश्चित रूप से ये जो 2 स्लाइड आएगा इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और हम बार क्लास में भी बोलते थे और आज फिर से हम बोलते रहे कि जैसा भी दिखा रहे हैं बस आप सुनते जाइए, याद हो जाएगा। जो जरूरी है फिर वही बोलेंगे। मध्य प्रदेश में पूछेगा कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो देखिए इसमें से इतना सबको याद नहीं करना, हमको पता है कि इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। सिर्फ सुनिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा ना तो मध्य प्रदेश में है। फिर कान्हा के बाद पूछेगा माधव, तो देखिए कान्हा कृष्ण भगवान, माधव कृष्ण भगवान, तो ये कान्हा, माधव, पन्ना और सतपुड़ा, इतना पूछ देगा। यही 4 में से कोई पूछेगा मध्य प्रदेश से। कान्हा, माधव, पन्ना और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक से अगर पूछेगा तो कर्नाटक, नाटक करेगा तो बांध करके मारेंगे, तो बांदीपुर, गांधी अभयारण्य, गांधी सागर और शरावती। शरारत करेगा यानी नाटक कर रहा है तो शरारत, और शरारत करेगा तो बंद करके मारेंगे बांदीपुर, और ज़्यादा कुछ करेगा तो चुपचाप बैठ जाओ गांधी जी। तो कर्नाटक में गांधी सागर अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और सावर्ती वन्यजीव अभयारण्य। इसी में से कोई कर्नाटक से पूछना होगा पूछेगा। राजस्थान से पूछेगा तो राजस्थान से रणथंभौर भौर, घाना पक्षी और सरिस्का, इसी 3 में से कोई एक पूछ लेगा। तो राजस्थान में पूछेगा तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद घाना पक्षी विहार और सरिस्का। आंध्र प्रदेश से पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में काबला वन्य जीव अभयारण्य या फिर मालपट्टी पक्षी विहार। केरल से पूछेगा तो केरल में पेरियार, वहाँ पर झील भी है, और तो पेरियार से पूछेगा या वायनाड से पूछेगा तो पेरियार या वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद और इसे एक पेज है। उत्तराखंड से पूछेगा तो उत्तराखंड से पूरा इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो उत्तराखंड में है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है, केदारनाथ अभयारण्य उत्तराखंड में, और चिला अभयारण्य जो गढ़वाल उत्तराखंड में है। तो ये जरूरी था उत्तराखंड का, क्योंकि पहला राष्ट्रीय पार्क वही बना था। उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है दोनों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा, तो दुइये गो है। देखिए दुधवा और चंद्रप्रभा दोनों है उत्तर प्रदेश में। असम से काजीरंगा जो एक सिंह का गेंडा के लिए जाना जाता है, और असम में मानस भी है, और ये दोनों में से एक आ जाएगा। असम से आएगा तो काजीरंगा या मानस अभयारण्य से आएगा। झारखंड में पूछेगा तो झारखंड हजारीबाग में पड़ता है, हजारीबाग वन्यजीव अच्छा अभयारण्य है, और झारखंड में पलामू पड़ता है तो पलामू हो गया, और एगो डालमा वन्यजीव अभयारण्य है। तमिलनाडु से पूछेगा तो मुद्दुमलाई पूछेगा या अन्नामलाई पूछेगा, तो दोनों मलाई में से कोई मलाई पूछ लेगा। उसके बाद महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जाइएगा तो बोरीवली या फिर डकना अभयारण्य। गुजरात से पूछेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि गुजरात इसलिए पूछेगा कि गुजरात में ही ऐसा गिर राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ शेर के लिए स्पेशल जाना जाता है, तो इससे एक ही इसी से हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू मनाली के पास है। और पश्चिम बंगाल में अगर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व, इसी से पूछ लेगा। अभयारण्य में अरुणाचल प्रदेश से अगर पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के नाम से है। और एक और याद रख लेगा इसमें, जनदफा वन्यजीव अभयारण्य जो आपका अरुणाचल प्रदेश है। और उड़ीसा, तो उड़ीसा में सिंपल लड़की रहती है, सिंपलीबा राष्ट्रीय उद्यान। और चिल्का जो है खारा पानी का झील है, तो पूछ सकता है खारा पानी की झील कहाँ है, तो चिल्का झील है उड़ीसा में। तो ये दोनों में से निश्चित आ जाएगा। तो देखिए ये जो 2 आप स्लाइड देखे ना, इतना ही काफ़ी जरूरी है। लेकिन लास्ट में इसको भी सुन लीजिए कि अगर छत्तीसगढ़ से पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, तो छत्तीसगढ़ से अगर पूछेगा तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो बस्तर में है यानी छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ से पूछेगा तो तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान, बस इतना में से आ जाएगा। जम्मू कश्मीर में पूछेगा तो एक ही है, दीनगांव राष्ट्रीय उद्यान। और सिक्किम में पूछेगा तो कंचनजंगा। कंचनजंगा इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा ही है। हम लोग केटू लगाते हैं, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है, तो कंचनजंगा से बनेगा तो सिक्किम। और मिजोरम का डंपा वन्यजीव अभयारण्य, और नागालैंड में इंटेबी वन्यजीव अभयारण्य। इस वीडियो को आप लगातार स्पीड बढ़ा के 2 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो हम बके हैं अभी इतना बके हैं वो सब छपे हैं, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन छपा हुआ है। अब ये नहीं पता कि कौन छपा है, लेकिन कोई ना कोई छपा है, ये निश्चित है। तो नंदा देवी जो है ना, देखिए ये जो है जैव मंडल क्षेत्रफल का नाम, तो इतना क्षेत्रफल में बटा हुआ है। तो ये सब सारा क्वेश्चन को आप एक बार अपने से किताब होगा आपके पास में, तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से लग रहा है कि इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से बनने जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और वन का विस्तार था। तो भारत में 2001 में 19.27% था, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ गया, अभी 21% के आसपास हो गया। वन स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार अभी 20.60 है, 21% के आसपास रहेगा, ऑप्शन में उसको लगाइएगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार, बिहार में बहुत कम वन है, 7% है, यहाँ वन का बहुत जरूरत है अभी। और पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में, मतलब पूर्वोत्तर जो राज्य है, पूर्व उत्तर में जो राज्य है उसमें आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कुल देश का 60.11% है। और किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, सबसे अधिक वन पूछेगा तो मध्य प्रदेश, लेकिन सबसे प्रतिशत में पूछ देगा तो मिजोरम। याद रखिएगा, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन है मिजोरम में, और क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया 3 गो में, सघन, विरल और मध्यम, आप पढ़ाया हुआ है ये।
1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हो गया? जो वन का जंगल का भूमि था वो कृषि भूमि बन गया 26,200 वर्ग किलोमीटर। और संविधान की धारा 21 संबंध है तो खनिज संपदा का संरक्षण से, खनिज संपदा को बचाने से है। और FNGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो लगभग 8 अरब हेक्टेयर पर। और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था 1968 में प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण करने के लिए। और इनमें से कौन जीव है जो केवल भारत में है? तो डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो आपको मयूर के नाम से जाना जाता है संस्कृत में। और मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जो अलग से समझा रहे हैं बता रहे हैं वो भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। टेक्सोल का उपयोग कैंसर का दवाई के लिए उपयोगी होता है। और चरक का संबंध जो है भारत से ही है, वो वैद्य थे भारत के। और भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? लगभग 100 से ज़्यादा खनिज पाया जाता है भारत में। और इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ऐसा करके देगा तो आप वो लौह का हो जाएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, अभ्रक तो आप जानते ही हैं। और चूना पत्थर सीमेंट का है, इससे भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? तो इसमें से सब धात्विक है, एक अधात्विक जो दिख रहा है ग्रेफाइट है। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहते हैं? तो लोहा ही सब उद्योग का जननी है। और कौन सा लौह इसका एक प्रकार है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सब है। और कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो आज उड़ीसा अभी सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक कर रहा है भारत में। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह करता है? छत्तीसगढ़ 20% ही लौह का उत्पादन कर पा रहा है। उसके बाद मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत तीसरा स्थान पर है। और 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज की जरूरत है? 10 किलोग्राम मैग्नीज की जरूरत पड़ता है। ये क्वेश्चन भी आता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा तांबा भी अच्छा खासा अभी उगा रहा है। इसे तांबा के लिए जाना जाता है कौन? तो खेतरी राजस्थान जाना जाता है। लेकिन अभी के हिसाब से खनिज जो तांबा है इस 4 ऑप्शन में से तो तांबा सबसे ज़्यादा उड़ीसा में हो रहा है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट उसका एक्स है, इसलिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ता है। देश में तांबे के कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है। उसके बाद बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में सिर्फ पूरा देश में जितना अभ्रक होता है ना, सिर्फ बिहार और झारखंड में 80% होता है, क्योंकि कोडरमा इसके लिए काफ़ी मशहूर है। तो ऐसा भी पूछ सकता है। सीमेंट का उद्योग का सबसे प्रमुख माल जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर रहेगा तभी सीमेंट का उद्योग चलेगा, उसी से सीमेंट बनता भी। उसके बाद सुनते रहे, गड़बड़ाइएगा, हड़बड़ाइए नहीं, एकदम लास्ट तक चलिए, ज़्यादा देर का नहीं है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो देख लीजिएगा इस 4 ऑप्शन में से। देखिए असम हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब जगह पर है। लेकिन इस 4 में से किसमें विशाल है? तो इसमें असम हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया था तारापुर, महाराष्ट्र में पड़ता है। और कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? देखिए जिसको बार बार उपयोग नहीं कर सकते वो अनवीकरणीय। जल को बार बार उपयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा कर सकते हैं, पवन को कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में से जो ऑड दिखे ना वही आंसर रहता है, बस इतना भी समझ लीजिए। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं मतलब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ऐसे तो जरूरी है, सब प्राथमिक है, जरूरी है। विद्युत ये प्राथमिक का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है जो सौर ऊर्जा है, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ये खत्म भी हो सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा जो है वो चलते रहेगा, तो पारंपरिक है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। गोंडवाना समूह कोयले का कब निर्माण हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पहले। ऐसे भी कोयला, पेट्रोलियम बनने में बहुत समय लगता है। भारत में कोयले का सबसे प्रमुख मतलब कि अच्छा कोयला कौन सा है और सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? तो भारत में कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है, मेरा घर भी उधर है। और झारखंड में कोयला ज़्यादा रहने के साथ साथ झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। और झारखंड में एक जादूगोड़ा जगह है जहाँ पर यूरेनियम भी पाया जाता है, तो भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइड है। और सबसे लास्ट पूछेगा तो पीट सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइड। इसमें कार्बन का प्रतिशत मात्रा 90% से ज़्यादा होता है। और एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। तो पीट जो होता है सबसे खराब किस्म का कोयला है। मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना पूछेगा तो डिगबोई हो जाएगा, यह असम में है। तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है ना, ये खनिज पेट्रोल के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना चल रहा है ये सतलज नदी पर है और बना था। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तो तुंगभद्रा है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो इसमें से गया, समस्तीपुर, कटिहार। तो बरौनी जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। और यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल तो देखिए जादूगोड़ा, ये जादूगोड़ा झारखंड पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर।
और भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक है? तो सबसे सौर ऊर्जा का अधिक है, क्योंकि इधर पानी कम पड़ता है, उधर सौर ऊर्जा ज़्यादा है, राजस्थान में। और ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। तो आप लगा देंगे खंबात की खाड़ी में। ये सारा आंसर एकदम अच्छा से चेक किया हुआ है, इसलिए एकदम कोई भी टेंशन लेना नहीं है, जो भी एकदम कन्फर्म आंसर है, और आंसर भी क्वेश्चन भी इसी से बनने जा रहा है। इनमें से कौन औद्योगिक अस्तित्व का कारक नहीं है? तो देखिए, इसमें से कौन औद्योगिक अस्तित्व का कारक नहीं है? तो बाजार, पूंजी, ऊर्जा, तो सब औद्योगिक अस्तित्व का कारक है। इसमें से जनसंख्या इसका कारक नहीं है। उसके बाद पूछा भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी। तो देखिए, सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी टाटा जमशेदपुर में खुली थी, टिस्को के नाम से, टाटा आयरन स्टील कंपनी। 1907 में साक्षी नाम का जगह, उस समय बिहार था, लेकिन अभी वो झारखंड में पड़ता है। पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई में जो था ना, एक पत्तन था, यहाँ कपास का उत्पादन भी अच्छा होता था, जिसको सूती के लिए जरूरी है, और मुंबई में पूंजी भी बहुत था। तो देखिए, पत्तन होने के कारण क्या था कि एक जगह सामान दूसरा जगह, दूसरा देश में भेजना आसान था, और कपास से ही सूती बनेगा वो भी आसानी से मिल जाता था, और वहाँ पूंजी भी काफ़ी था। तो ये तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? देखिए, कृषि पर आधारित नहीं पूछा है, तो सूती कृषि पर, चीनी कृषि पर, जूट कृषि पर, सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। तो नहीं वाला वहाँ टिक लगा दिए, इसीलिए कि देख लीजिए ऐसा नहीं वाला रहेगा। मेरा पास टाइम कम है, आपके पास वहाँ टाइम कम नहीं रहेगा, जितना टाइम रहेगा आप कर लीजिएगा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता हावड़ा इसमें लगा दीजिएगा। अगर हुबली में दे देगा, कोलकाता हावड़ा ही देगा, तो हुबली और कोलकाता तो वही है, कोलकाता हावड़ा। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जिसमें सबका आता है। तो जेके सीमेंट उद्योग प्राइवेट हो जाएगा, टाटा लौह इस्पात भी प्राइवेट के अंदर है, प्राइवेट लिमिटेड है, और रेमंड कृत्रिम ये भी प्राइवेट लिमिटेड है, बोकारो लौह इस्पात है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो देखिए, उपभोक्ता उद्योग क्या होता है? जो उपयोग करने के लायक, पेट्रोल रसायन होगा नहीं, लौह होगा नहीं, चित्ररंजन लोकोमोटिव होगा नहीं, तो चीनी उद्योग हो गया, जो उपभोक्ता उद्योग हो गया। निम्नलिखित में से, जो उपभोक्ता द्वारा बनाया भी जाता है चीनी। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा पैमाना पर बोलेगा ना, तो खिलौना उलौना। चीनी बड़ा पैमाना, कागज बड़ा है, विद्युत उपकरण बड़ा है, इसमें से खिलौना, तो खिलौना एक छोटा उपकरण है, और छोटा लेवल पर इसका मतलब कि पैमाने पर किया जाता है। भोपाल त्रासदी में जो किस गैस का रिसाव हुआ था? देखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। अब पूछ देगा कि कब हुआ था, तो हम यहाँ पर टिक कर दे रहे हैं कि 1984 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, 1984 में हुआ था भोपाल गैस का राशि। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हम लिख दिए हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए मेरा प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारा का बना के रख दिए हैं, और इसी से क्वेश्चन ही आना, 80 का 80 आपको इसी से आ जाएगा जितना जरूरत है। इस वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने मिल जाए, इस स्लाइड से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। हम ट्रिक से सबको सिखा दिए थे क्लास में, हम बढ़िया से मैप के थ्रू से बना के दिखा दिए थे डायरेक्शन से, लेकिन एक बार इसको जरूर सुनना पड़ेगा आपको कि उत्तर रेलवे, तो सबसे बड़ा रेलवे का मुख्यालय उत्तर रेलवे है, और उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। पश्चिम रेलवे का बोलेगा तो चर्चगेट मुंबई है। दक्षिण चेन्नई की तरफ चल जाएंगे। मध्य बीच में सेंट्रल मुंबई है, और पूर्वोत्तर तो पूर्व उत्तर में गोरखपुर बताए थे। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, और उत्तर पश्चिम का सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, और दक्षिण का मध्य, तो दक्षिण मध्य हो जाता है सिकंदराबाद, और दक्षिण पूर्व रेलवे बोलेगा तो दक्षिण पूर्व कोलकाता। पूर्वी तटीय रेलवे बोलेगा, पूर्वी तटवर्ती रेलवे बोलेगा तो भुवनेश्वर, और उत्तर मध्य, उत्तर मतलब दिल्ली और इसके मुंबई के बीच वाला उत्तर मध्य वाला जब बोलेगा तो इलाहाबाद। उत्तर पश्चिम बोलेगा तो जयपुर, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बोलेगा तो बिलासपुर। दक्षिण पश्चिमी रेलवे बोलेगा तो हुबली, और पश्चिम मध्य रेलवे बोलेगा तो जबलपुर। इसको आप 2 बार पढ़ लीजिए आराम से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के लिए जा रहा है। बंदरगाह से एक क्वेश्चन बनेगा। बंदरगाह पूछेगा कौन कहाँ था? देखिए, मुंबई में जो है ना, महाराष्ट्र, तो वहाँ भी बंदरगाह है। एक नहावा सोवा है, तो नहावा सोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। कंडाला बंदरगाह गुजरात में, कंडाला आते रहता है, तो ध्यान रखिएगा। कोचीन बंदरगाह केरल में है। इन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु भी अच्छा खासा बंदरगाह है। और उसके बाद पारादीप, तो पारादीप उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो विशाखापट्टनम है, ये भी पूछ सकता है। और मुरगांव तो गोवा में है, और मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। तो इस वीडियो को भी, इसको भी आप 2 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। पूछेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब स्वतंत्र हो गया था हमारा देश, उसके बाद सड़कों का कुल लंबाई कितना है? तो सड़क का कुल लंबाई है 1.46 लाख किलोमीटर, आज़ादी के बाद का। सबसे ज़्यादा बोलेगा पक्का सड़क कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा पक्का सड़क है महाराष्ट्र में। उसके बाद कोई पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो देखिए, सड़कों का एक वर्ग नहीं, तो पूरा पश्चिम गलियारा सड़क का एक वर्ग है। एक्सप्रेस भी है जो नोएडा की तरफ में है, ये भी है। सीमांत सड़क भी है। तो ये स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग जो है ना, ये कोई सड़क का वर्ग नहीं है। भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? तो सबसे पहले कोलकाता में हुआ था 1984 में, और 2000 में दिल्ली में। तो कोलकाता दिल्ली। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया?
तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया है। और इंदौर पतन किस राज्य में, देखिए अभी बताए थे इंदौर तमिलनाडु। इससे क्वेश्चन पक्का बनने जा रहा है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है, तो 8 क्षेत्र में बांटा गया है। देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो देश के 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। और फाल्टा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कोलकाता के आसपास। और उसके बाद इसको भी ध्यान से सुनते चलिए कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, लगभग अभी 60 हो गया है, पहले 80 था। और राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, देखिए गन्ना उत्पादक नहीं है पूछा, हाँ नहीं समझ लीजिएगा। तो नहीं बोला तो पश्चिमी चंपारण में गन्ना होता है, रोहतास में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, नहीं है तो दरभंगा में नहीं होगा। दरभंगा सिल्क सिटी के नाम, नहीं सिल्क सिटी भागलपुर, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। बिहार के जूट उत्पादन में, तो बिहार के जूट उत्पादन में कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा जूट पश्चिम बंगाल की तरफ में होता है और बांग्लादेश में होता है। तंबाकू उत्पादन का क्षेत्र, तो गंगा का जो उत्तर मैदान है ना, उधर तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ है तो 1952 से 1955, तो 1955 या 52, तो 1952-55 जो भी ऑप्शन में देगा देख लीजिएगा, 1952 होगा। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, तो गंडक परियोजना का जो निर्माण हुआ है वो वाल्मीकि नगर में हुआ है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है, आप इसको एक बार कमेंट करके बताइएगा। ऐसे मेरे हिसाब से रोहतास होना चाहिए, लेकिन आप एक बार कमेंट करिए, हम थोड़ा सा इसका जल्दी में थे तो आंसर हम ढूंढ नहीं पाए। उसके बाद बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 63-74 किलोमीटर, मतलब 6374 किलोमीटर पर बिहार में कुल अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, जो बिल्कुल 7% ही है लगभग। कुशेश्वर स्थान, तो दरभंगा में है, ये भी कभी कभी आ जाता है। कांवर झील बेगूसराय में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। और उसके बाद बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं, तो गंगा के द्रोणी में है। और चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट का उद्योग में होता है। पायराइट खनिज, ये जो आधात्मिक खनिज है। और बिहार में सोना से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है, तो आप इसमें से एक बार इसको कमेंट में करिए फटाक सा। और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो कहलगांव जो है ये भागलपुर में है। और कांटी तापीय विद्युत परियोजना, तो कांटी तापी बोलेगा तो आप देखना मुजफ्फरपुर, पूरा गया कांटी तापी, तो कांटी तापी पूछेगा तो मुजफ्फरपुर। बिहार के किस शहर में कांच का उद्योग है, तो हाजीपुर में बिहार में कांच का उद्योग है। सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। रेल वर्कशॉप जमालपुर में है। खाद कारखाना बरौनी में है। किस नगर को कालीन तैयार होता है, तो ओबरा में कालीन तैयार होता है। अशोक पेपर मिल किस जिला में, इसको आप कमेंट करिए अगर जान रहे हैं तो। बिहार की पहली रेल लाइन थी, तो बिहार का पहला रेल लाइन बिहार रेल सेवा। और पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ग्रैंड टैंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, तो ग्रैंड टैंक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से नाम से जाना जाता है। ये कोलकाता को अमृतसर से जोड़ता है। ये पूछ सकता है कि ग्रैंड टैंक रोड जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 वो कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, तो कोलकाता को अमृतसर से जोड़ता है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है, तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1862 में हुआ था, 3 जुलाई 1862 को हुआ था। और पटना से दानापुर चला था, तो ये भी पूछा जा सकता है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो पूर्व मध्य बोलेगा तो हाजीपुर हो जाएगा। और बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है, तो बिहार में 6283 किलोमीटर है कुल लंबाई। अब बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो ये रज्जू मार्ग जो है ना ट्रॉली वाला, तो राजगीर में है, रस्सी वाला। और मंदार हिल कहाँ है, तो मंदार हिल बांका में है। और राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना किस घाट पर स्थित है, तो महेंद्रू घाट पर। उसके बाद पूछेगा 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, तो उसमें 8 करोड़ था, अभी तो हम लोग 11 करोड़ पार कर चुके हैं, 12 करोड़। और 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर तो 28.63% रहा है, लगभग 29% के आसपास। बिहार में ग्रामीण आबादी है तो लगभग 90% के आसपास, 89.5। तो शहर आबादी पूछ देगा तो 10.5 जो बचा वो शहरी आबादी हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति थे, 2001 में था 881, अभी बढ़ चुका है। सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है, तो सबसे अधिक आबादी वाला इसमें पटना जिला है। और सासाराम नगर का विकास हुआ था तो मध्य युग में हुआ था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, तो टाटा नगर जो था वो नियोजित नगर था, क्योंकि वहाँ पर कंपनी खुला था, टाटा स्टील आयरन कंपनी। देखिए 2001 जनगणना के अनुसार बिहार के नगरीय आबादी देखिए 89.5 चल गया था गांव में 2001 में, और फिर 10.5 हो गया था शहर का। अभी शहर का थोड़ा बढ़ गया, गाँव का थोड़ा घटा है, धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। और उच्चावर प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था, तो लेहमान ने किया था। लेहमान या रहमान भी लिख सकता है, तो 1799 में। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने पर कल्पना की जाती है, तो उत्तर पश्चिम में। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चार और प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहा जाता है, हैसूर विधि।
तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाइयों को क्या कहा जाता है? उसको स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग को किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को, नीला भाग जल को दिखाया जाता है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए, सुनामी, बाढ़, भूकंप ये प्राकृतिक के कारण आता है, आतंकवाद जो प्राकृतिक नहीं है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? जो मानव के द्वारा होता है। तो चाहे सांप्रदायिक दंगा करे, चाहे आतंकवाद, चाहे महामारी, सब मानव के कारण ही आता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में जब भूकंप आता है इसके कारण सुनामी आ जाता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जब वर्षा ज़्यादा होगा तो बाढ़ आएगा ही। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तर बिहार बाढ़ का ग्रस्त है और दक्षिण बिहार सूखा से परेशान है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखा का स्थिति में अचानक आ जाता है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक, तो वर्षा कमी होगा तो सूखा हो जाएगा। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका, उससे बचाने के लिए जब वर्षा हो तो उसका पानी को संग्रहण करिए, ज़मीन के नीचे डालिए, ताकि वर्षा बच कर रहेगा तो आपको काम देगा, बचा कर रखिएगा तो। और महासागर के तली को होने वाले कंपन को किस नाम से जानता है? महासागर के तली में कंपन होगा तो सुनामी आ जाएगा। और 26 दिन 2020 में किस हिस्से के भयंकर सुनामी आया था? तो आप देख लीजिए, प्रशांत महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर होगा। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको भूकंप की सतह पर जो सबसे पहले पहुंचता है ना, वो पी तरंग पहुंचता है। और भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की स्थिति केंद्र को क्या कहते हैं? उसको अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप अथवा सुनामी से बचाव में इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? देखो, कौन सा सही नहीं है? भूकंप के अनुमान मतलब पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कोई बता दे कि भूकंप आने का संभावना, तो आप पहले से तैयार रहिए, अपना व्यवस्था करके रखिए भागने उगने का। भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण, ऐसा भवन बनाए कि भूकंप आए तो आपको झटका कम लगे। और गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना और अपना सारा मटेरियल लेकर तैयार रही, ताकि कभी भूकंप आए भी तो बचाया जा सके। भगवान के भरोसे बैठे रहना, ये गलत तरीका है। ये पूछा भूकंप अथवा सुनामी से बचाव में इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? अब जो होगा देखा जाएगा। भगवान के भरोसे बैठा रहेंगे, ये सही तरीका नहीं है, तो यही पूछा नहीं, तो नहीं वाला भी यही सही। आगे बढ़ रहे हैं, अब बहुत कम टाइम है इसलिए फटाफट इसको पूरा लास्ट तक सुनिए। बाढ़ के समय, स्पीड बढ़ा लीजिए। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाला स्थान पर जाना चाहिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाते हैं इंफ्रारेड कैमरा से। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? पहले ठंडा पानी आराम से डालिए, उसके बाद प्राथमिक उपचार कराइए। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अगर आग लग गया तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में आएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा? भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए या फिर स्क्वायर में होना चाहिए? चौकोर होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण अनुचित है। और सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करना चाहिए समुद्र तल से दूर ऊंचाई पर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है तो सबको, फसल को, भवनों को, पशु को, सबको। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण। और हमको लग रहा है कि इतना ज़्यादा कर दिए हैं कि इसमें से आपको पॉलिटिकल साइंस में या ज्योग्राफी में बाहर जाएगा नहीं। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जो भी आपको सब्जेक्टिव चाहिए, BK to Z का प्ले लिस्ट में जाइए। मेरा बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम सच कह रहे हैं, 80 नंबर आपको जितना लिखना है उतना सारा लड़ जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइए, 40 वीडियो और एक वीडियो डाल दें 41 वीडियो। आप स्पीड 2x में कर लीजिए और सारा वीडियो को खाली आप सुनने का कोशिश कीजिए, याद करने का कोशिश मत कीजिए। कल सारा क्वेश्चन मेरे वीडियो से आने जा रहा है। तो ठीक है, धन्यवाद। इसको ज़्यादा बड़ा करते नहीं, और आप लोग भी टाइम को सदुपयोग करिए। और 2 दिन का और मेहनत है, उसको अच्छा से मेहनत करिए। और किन्हीं का परीक्षा अच्छा जा रहा है, चाहे जैसा भी जा रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक परीक्षा ही सब कुछ तय नहीं करता। बस आप खुश रहिए और अपने आप को तरोताज़ा रखिए, थोड़ा अपना सेहत पर भी ध्यान दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए, और बाकी लोग को भी फॉरवर्ड करिए, क्योंकि 9 के बाद 10 के बाद 9 का एग्जाम आना है, 11, 12 का एग्जाम आना है, तो सभी के लिए हम लोग रेडी होंगे और आप लोग के लिए भी जो आगे करना वो करेंगे। धन्यवाद।